मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग वास्तविक एवं आभासी गहराई देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में और पहले पढ़ ही चुके हो। तो होता क्या है, जैसे हम एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक वाच ग्लास या कोई कटोरे लेते हैं। ठीक है, उसमें वास्तविक रूप से सिक्का कहाँ रहती, तली पे रहती है, और हम उस पर पड़ने वाली किरणें, ये पी जो है एक वास्तविक वस्तु है, यहाँ से किरणें जो है आर के रूप में आएगी। ठीक है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, यहाँ पर। ये क्या है, वास्तविक वस्तु है जिसकी पूर्ण लंबाई इसकी कितनी होगी, मतलब जो पात्र में हम लिए उसकी पूर्ण लंबाई को एच से शो करते हैं। लेकिन जब इसकी किरणें यहाँ से टकरा के यहाँ जाती है तो उसका एक अभिलंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ से क्या है, ये किरण यहाँ आ रही है, यहाँ से जल में जा रही है, और जल में जाने के बाद ये किसमें, वास्तविक वस्तु में इसकी किरण पड़ती है। लेकिन इसकी आभासी जो प्रतिबिंब है, जो पी डेस, उससे ऊपर यहाँ पे दिखाई हमको देती है, जिसकी लंबाई कितनी होगी, स्मॉल ए से हम शो करेंगे। तो इसका अपूर्णांक निकालने के लिए हम इसमें लिख सकते हैं वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। वास्तविक गहराई कितना है, इसका एच है, लेकिन इसका आभासी जो हमको आभास होता है किरणें पड़ने के बाद, वो कौन सा होता है, पी डेज, जिसकी लंबाई कितनी होती है, एच से हम उसको शो करते हैं। फिर है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत को हम इसके जरिए से समझ सकते हैं। देखो, किरण के आने की माध्यम क्या क्या है, एक हवा है, पानी है और एक कांच है। ठीक है, जब कोई भी किरण, जैसे यहाँ पर किरण ए और बी लिया गया है ना, ये कहाँ से आ रही, हवा से आ रही। हवा जो होती है वो विरल माध्यम होती है, पानी और कांच जो होती है वो सघन माध्यम होती है। तो जब कोई भी किरण, ए और बी किरण, जब यहाँ हवा से ये पानी में प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बीज क्या होती है, अभिलंब कहलाती है। दोनों जब माध्यम चेंज होता है, उसकी बीज बिंदु पर जो किरणें बनती है उसको हम अभिलंब कहेंगे। रेखा जो बनेगी वो क्या है, अभिलंब है। तो ये जब ये किरण हवा से ये पानी में आती है तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण कहलाएगा। तो जो आपतित किरण है उसको आई से शो करेंगे, और जो अपवर्तित किरण है उसको आर से शो करते हैं। अब देखो, यहाँ से एक माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया, फिर ये पानी जो है उससे भी सघन कौन होता है, कांच होता है। तो जब ये पानी से कांच में प्रवेश करता है तो फिर वो क्या होता है, ये सेकंड अभिलंब जो क्या हो रहा है, यहाँ से ये सी में आया, बिंदु इसका क्या सी है, ये ए बी है, इसको हम बी सी मानेंगे। तो ये किरण यहाँ से फिर बी सी से बी डी कांच में प्रवेश करती है, तो फिर ये अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये इसकी एक नियम है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण सरल माध्यम से, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी किरण किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या होता है, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, कांच से किरण कहाँ आ रहा है, हवा में आ रहा है, तो जब ये हवा में प्रवेश करती तब क्या होती है, अपने अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ देखो, ये दूर हट रही है ना, यहाँ पर ये इधर झुक रही है, लेकिन यहाँ पर ये दूर हट रही है। अगर इसी को आप उल्टा रिपीट कर देंगे तो फिर क्या होगी, इससे विपरीत क्रिया होने लग जाएगी। क्या होगा, ये अभिलंब से इसकी जो किरणें हैं वो दूर हटने लग जाएगी। तो इसको ई डी सी बी ई से भी शो करते हैं। यही इसकी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। जब कभी भी प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब की ओर क्या होती है, उसकी कोण झुकती जाती है। लेकिन विपरीत दिशा में जब उसको विरल, फिर ये सघन से विरल में जाएगी तो वो दूर हटते जाती है। तो वही क्या कहलाती है, उसकी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। आगे है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। तो क्रांतिक कोण क्या होती है, जब कभी भी, देखो ये क्या है, ये विरल वायु है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में ये जो कोण होती है, ये आपतन कोण हो गया, ये परिवर्तन कोण होता है ना। तो आपतन कोण से परिवर्तन की मान क्या होती है, झुकते जाती है, नीचे आते जाती है।
ये कंडीशन, एक स्थिति ऐसी हो जाती है जब सघन माध्यम मतलब आपतित किरण की मान बढ़ते जाती है, तो ये अपवर्तन कोण की मान भी क्या होती है, बढ़ते जाती है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये जो किरण है वो इस वाली रेखा से जो दोनों माध्यमों को अलग करती, उस रेखा में आके 90 अंश का कोण बना देती है, उसे ही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाती है। यहाँ पर देखो ये वाली जो किरण है यहाँ जाके यहाँ से मुड़ गई है, तो ये किसमें मुड़ रही है, जो दोनों माध्यम को, ये सघन माध्यम ये विरल माध्यम, उसको ये रेखा अलग कर रही है ना, तो इसी रेखा में आके 90 अंश का यहाँ पे कोण बना देती है, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली जो किरण है वो झुकते झुकते क्या हो जाती है, इस वाली रेखा में आके मिल जाती है और ये 90 अंश का कोण बनता है, जिसको ही हम क्रांतिक कोण या क्रांतिक की स्थिति मानते हैं। फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में ये होता है जब हम सघन कोण की मान को और अधिक बढ़ाते जाते हैं, तो ये की स्थिति में क्या हो जाती है, जो किरण आपतित हो रही है वो किरण विरल माध्यम में आगे न जाके सघन माध्यम में ही परिवर्तित हो जाती है। इसको ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो सघन माध्यम से किरण जा रही है वो आगे विरल माध्यम में न जाके इस बिंदु पर टकरा के वो फिर विरल माध्यम में ही, इस सघन माध्यम में ही परिवर्तित हो जाती है, वापिस आ जाती है। तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, यही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाती है। इसमें होता क्या है, जो आपतन कोण की मान है वो क्रांतिक कोण की मान से अधिक हो जाती है, ये इसका नियम में कहलाता है। इसको अच्छे से याद कर लेना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वह कंडीशन होती है जिसमें क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाती है, तो परिवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 अंश से अधिक हो जाता है। यहाँ पे क्या था, 90 अंश था, अब वो कहाँ पे झुक रही है, यहाँ आ गई है, तो ये क्या हो जाती है, 90 अंश से अधिक हो जाती है। और यहाँ पर सघन कोण का मान आपतन कोण के मान से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और ये किरण यहीं पर परिवर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ये विरल माध्यम में न जाके सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे।